नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रोडवेज बसों में लगेगा पैनिक बटन, तत्काल पहुंचेगी पुलिस। जीपीएस सिस्टम से बसों की लाइव लोकेशन का भी चलेगा पता। हड़ताल का तीसरा दिन, धरना स्थल पर किया सद्बुद्धि यज्ञ। ग्रामीण डाक सेवकों की बेमियादी हड़ताल से कामकाज ठप। 31 दिसंबर तक जमा होगा भार व यात्री वाहनों का बकाया कर। एमनेस्टी योजना, परिवहन विभाग ने शेष 662 वाहनों के मालिकों को जारी किया अंतिम नोटिस। बालिकाएं सीख रही आत्मरक्षा करने के तरीके, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में 10 दिवसीय प्रशिक्षण जारी। और अब समाचार विस्तार से। परिवहन विभाग की ओर से एमनेस्टी योजना के तहत भार वाहनों व भारी वाहनों का बकाया कर जमा करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। एमनेस्टी योजना के अंतर्गत कर जमा करवाने पर ब्याज और पेनल्टी में पूर्णतया छूट दी गई है। परिवहन विभाग की ओर से एमनेस्टी योजना में अभी तक 126 यात्री वाहनों से 54 लाख की वसूली, 158 भार वाहनों से 44 लाख रुपए के कर की वसूली की जा चुकी है। शेष 662 वाहनों के मालिकों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है कि वे ब्याज और पेनल्टी में पूर्णतया छूट के साथ अपना बकाया कर जमा करवा दें, अन्यथा वाहन सीज कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। विभाग अधिकारियों के अनुसार अगर वाहन नहीं पाया जाता तो एलआर एक्ट के तहत उनकी अचल संपत्ति की वसूली के लिए लिखा जाएगा और उनकी वसूली की जाएगी। इसके अलावा एमनेस्टी योजना के तहत ई खन्ना ओवरलोडिंग वाहनों के चालान जमा करवाने की भी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। विभाग की ओर से जिन वाहनों के ई खन्ना के तहत चालान जारी हुए हैं उन वाहनों के भी मालिकों को नोटिस दिए गए हैं। अगर उन्होंने ई खन्ना के तहत एमनेस्टी योजना के तहत 90% छूट के साथ चालान जमा नहीं करवाया तो उनकी आरसी निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से बकाया कर की वसूली के लिए एमनेस्टी योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत बकाया कर जमा करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। अंतिम तिथि में मात्र 15 दिन शेष हैं। अभी भी बहुत से भार वाहनों और यात्री वाहनों का बकाया कर जमा नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि बकाया कर की वसूली के लिए 3 उड़न दस्तों का गठन किया गया है। तीनों को बकाया कर वाले वाहनों की सूची सौंपी गई है। प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान अगर बकाया कर वाला वाहन सामने आता है तो तुरंत वाहन सीज करने के लिए 3 उड़न दस्तों को निर्देशित किया गया है। तीनों उड़न दस्ते 31 दिसंबर तक 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। ये बकाया कर के लिए वसूली के लिए जो राज्य सरकार द्वारा एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी उसकी अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी। तो अब मात्र 15 दिन शेष हैं और अभी भी बहुत से भार वाहनों और यात्री वाहनों का बकाया कर जमा नहीं है। इस एमनेस्टी योजना के अंतर्गत ब्याज और पेनल्टी में पूर्णतः छूट दी गई है कर जमा कराने पे। अभी तक एमनेस्टी योजना में 126 यात्री वाहन से 54 लाख की वसूली और 158 भार वाहनों से 44 लाख की वसूली हो गई है। अभी भी जो 662 व्हीकल शेष हैं उनको अंतिम नोटिस जारी किया गया है कि 31 दिसंबर से पहले ब्याज और पेनल्टी माफी के साथ अपना कर जमा करा दें, नहीं तो उनकी वाहन सीज किया जाएगा और उससे वसूली की कार्रवाई की जाएगी। अगर वाहन नहीं पाया जाता तो एलआर एक्ट के तहत उनकी अचल संपत्ति की वसूली के लिए लिखा जाएगा और उनसे वसूली की जाएगी। इसके अलावा ई रवाना एमनेस्टी की भी अंतिम तिथि 31 तारीख है। तब उन जिन वाहनों ने ई रवाना के तहत उनके चालान जारी हुए हैं उनको भी 31 वाहनों मालिकों को नोटिस दिए गए हैं कि अगर ई रवाना के तहत जो छूट के एमनेस्टी योजना के अंतर्गत छूट दे के जो 90% छूट है उसमें अगर चालान जमा नहीं कराए तो उनकी आरसी निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार 2 महिला कांस्टेबल की ओर से जंक्शन स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की छात्राओं को आत्मरक्षा करने के गुर सिखाए जा रहे हैं। 10 दिवसीय शिविर में गुरुवार को तीसरे दिन भी महिला कांस्टेबल इंदिरा व सुमन की ओर से कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को आपातकालीन स्थिति में खुद का बचाव करने के गुर बताए गए।
प्राचार्य आरसी देहड़ू ने बताया कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में बालिकाओं को पीएम श्री स्कीम के तहत आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजस्थान पुलिस की 2 कांस्टेबल इंदिरा और सुमन की ओर से विद्यालय की छात्राओं को आत्मरक्षा करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 10 दिवसीय प्रशिक्षण 3 दिन से चल रहा है। उन्होंने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत बालिकाओं में आत्मविश्वास पैदा करने व उन्हें इस काबिल बनाने कि वे किसी भी आपात स्थिति में खुद की आत्मरक्षा स्वयं कर सकें, इस उद्देश्य से प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। दिसंबर के बाद जनवरी व फरवरी माह में भी 10-10 दिन बालिकाओं को प्रशिक्षण देने के निर्देश मिले हैं। 3 माह में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को कुल 30 दिन प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लड़कियों के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं। इससे निपटने के लिए बालिकाओं को अपने आप में मजबूत करना और उनमें यह आत्मविश्वास पैदा करना कि वे किसी भी चुनौती का अपने दम पर मुकाबला कर सकती हैं। इस शिविर में बालिकाओं में यह भावना विकसित होगी, साथ ही बालिकाएं फिजिकली भी फिट होंगी। गर्ल्स का सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हो रही है पीएम श्री स्कीम के तहत, और राजस्थान पुलिस की 2 कांस्टेबल है इंदिरा जी और सुमन जी 3 दिन से दे रहे हैं। ये 10 दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। मकसद ये है कि गर्ल्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के तहत भी कि गर्ल्स को अपने आप में कॉन्फिडेंस हो और कोई भी चुनौती हो उसका वो अकेले अपने आप में चुनौती का सामना कर सके। इसलिए गर्ल्स को ये ट्रेनिंग देने का हमें निर्देश मिला है और राजस्थान पुलिस के सहयोग से 10 दिन इस महीने में, 10 दिन जनवरी में, 10 दिन फरवरी में। कांस्टेबल इंदिरा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार केंद्रीय विद्यालय की छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विद्यालयों के अलावा सिलाई सेंटर, सामुदायिक केंद्रों में महिलाओं, स्कूली छात्राओं और शारीरिक शिक्षकों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 108 स्कूलों में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण के जरिए बालिकाओं को सिखाया जा रहा है कि अगर वे अकेली जा रही हैं और कोई उन पर हमला कर दे तो उससे कैसे खुद की सुरक्षा की जाए। इन प्रशिक्षणों का काफी असर पड़ा है। प्रशिक्षण हासिल करने वाले छात्राओं, बालिकाओं, महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा होता है। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही हूँ, जो एसपी साहब के आदेशानुसार ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो महिलाओं और बच्चियों को स्कूलों में जाके, सिलाई सेंटरों में जाके, सामुदायिक केंद्रों में जाके और शारीरिक शिक्षिकाओं को, सभी को ये आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तक हमने 160 स्कूल कर दिए हैं लगभग। लड़कियों को सिखाते हैं कि अकेली कोई भी लड़की जा रही है तो अपना बचाव कैसे करते हैं, कि आगे वाले को अपना वीक पॉइंट पे अटैक करके अपने बचाव कर सकती है आराम से। लड़कियों में मोटिवेट आता है और घबराहट निकल जाती है लड़की। समग्र शिक्षा ब्लॉक हनुमानगढ़ की ओर से शिक्षकों के क्षमता संवर्धन के लिए जंक्शन में पीली चक्की के पास स्थित सामुदायिक केंद्र में 2 दिवसीय गैर आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बुधवार से शुरू हुई कार्यशाला का समापन गुरुवार की शाम को हुआ। प्रशिक्षण में हनुमानगढ़ ब्लॉक के राजकीय विद्यालयों के शिक्षक शामिल हुए। इस दौरान शिक्षकों ने प्रशिक्षण लेने के साथ अपने विद्यालयों के अनुभव भी साझा किए। कार्यशाला व्यवस्थापक जसविंदर सिंह ने बताया कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के लिए FLN ट्रेनिंग शुरू की गई है। इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक बने हुए ए और बी ग्रुप में शामिल कमजोर और उनसे बेहतर बच्चों के बीच की दूरी को पूरा करने के लिए यह ट्रेनिंग शुरू की गई है। इससे बच्चे एक समान रूप से आगे आएंगे। ए और बी ग्रुप के बच्चों के बीच की दूरी दूर होगी और दोनों ग्रुपों के बच्चों को समान रूप से सीखने का अवसर मिलेगा। 1 से 5 जो कक्षा में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनके लिए ये FLN ट्रेनिंग शुरू की गई है। इसमें कक्षा 1 से 5 में जो एक ए और बी 2 ग्रुप बने हुए हैं, जो कमजोर बच्चे हैं और जो उससे थोड़े अच्छे बच्चे हैं, उनमें जो गैप रहता है उसको पूरा करने के लिए FLN ट्रेनिंग का ये सुझाव दिया गया है और अच्छी ट्रेनिंग चल रही है और इससे बच्चे एक समान रूप से आगे भी आएंगे। दोनों ए और बी को जो रखा गया गैप, उसमें वो समान रूप से दोनों को अवसर मिलेगा सीखने के लिए। व्यवस्थापक विशाल चुग ने बताया कि पिछले दिनों हुए FLN आधारित प्रशिक्षण हुए थे। उन FLN आधारित प्रशिक्षण के बाद विद्यालयों में क्या कार्य हुई, इसको लेकर यह 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें काफी नवाचार देखने को मिले। शिक्षकों ने FLN आधारित प्रशिक्षण के बाद विद्यालयों में क्या कार्य किए, इसकी जानकारी आपस में साझा की। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण से शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि हुई है। शिक्षकों को इस प्रशिक्षण का काफी फायदा मिलेगा।
वे बच्चों के लिए नई गतिविधि सीख कर गए हैं। जब धरातल में उन बातों को अमल में लाया जाएगा, तब वास्तव में वह बच्चों के लिए फायदेमंद होगा। सामुदायिक भवन पीली चक्की के पास एफएलएन आधारित प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। यह एक्चुअल में एफएलएन आधारित प्रशिक्षण जो पीछे हुए थे उसकी एक कार्यशाला है, जिसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें हनुमानगढ़ ब्लॉक के प्रशिक्षण लेने वाले जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसका जो आयोजन है, इसके आयोजन की शुरुआत कल रोहितास जी कड़वासरा ने यहाँ पर दीप प्रज्वलन के साथ की। मैडम सीमा भल्ला जी भी यहाँ पर उपस्थित रहे, सीबीओ मैडम हमारे बीच उपस्थित थे। उन्होंने भी टीचर्स को काफ़ी गाइड किया। टीचर्स जो हैं वो अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं, अपने स्कूलों के एक्सपीरियंस लगातार यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। काफ़ी नवाचार देखने को मिल रहे हैं। टीचर्स में काफ़ी उत्साह है और पूरे एनर्जी के साथ सभी टीचर्स काम कर रहे हैं। हाल ही में जयपुर में आयोजित हुई डीएवी जोन लेवल राज्य स्तरीय अंडर 14 स्केटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर परचम लहराने वाले विद्यार्थियों का गुरुवार को जंक्शन स्थित डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में स्वागत किया गया। विद्यालय प्रिंसिपल ने स्वर्ण पदक विजेता कक्षा 3 के विद्यार्थी तनुष जाखड़ पुत्र संजीव जाखड़ और हेमंत सुथार पुत्र सुनील सुथार को मेडल पहनाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें इस क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी। विद्यालय प्रिंसिपल मीनू गुप्ता ने बताया कि 5 से 7 दिसंबर तक डीएवी क्लस्टर टूर्नामेंट का आयोजन डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में किया गया। इस आयोजन में डीएवी के खिलाड़ियों ने अद्भुत प्रदर्शन करते हुए खो खो, तीरंदाजी, रोलर स्केटिंग, एथलीट मीटर रेस में स्वर्ण पदक हासिल कर राजस्थान जोनल में एंट्री की। 10-12 दिसंबर तक जयपुर में जोनल लेवल पर भी खिलाड़ियों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखते हुए प्रतिभा का लोहा मनवाया। तनुष और हेमंत ने रोलर स्केटिंग में अपनी फुर्ती और कौशल से दर्शकों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। खो खो टीम अंडर 14 सतकीरत, तनुष और हेमंत रोलर स्केटिंग 3 जनवरी से 8 जनवरी तक फरीदाबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व करेंगे। विहान, ऋतिक, जीवितेश जाखड़, सतकीरत ने डीएवी पब्लिक स्कूल जंक्शन की ओर से विभिन्न प्रतियोगिताओं में रजत और कांस्य पदक जीते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थी 8 वर्षीय तनुष जाखड़ और हेमंत सुथार ने अपनी उम्र से बड़े प्रतिभाओं को न केवल अपने कौशल और प्रतिभा से हराया बल्कि दर्शकों को भी आनंदित किया। डीएवी हनुमानगढ़ जंक्शन के विद्यार्थियों ने पहले क्लस्टर टूर्नामेंट डीएवी के द्वारा आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी एंट्री को सुनिश्चित किया जोनल टूर्नामेंट में। अभी 10 से 12 दिसंबर को जोनल टूर्नामेंट आयोजित किए गए हैं जयपुर डीएवी में, जहां हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराते हुए रोलर स्केटिंग में दर्शकों को अपनी प्रतिभा का कायल कर दिया। उन्होंने वहां गोल्ड मेडल जीता। तीरंदाजी में सतकीरत सिंह, खो खो टीम और सभी खेलों में विद्यार्थियों ने कोई ना कोई पदक जीतकर विद्यालय और शहर का नाम रोशन किया है। अब 4 से 8 जनवरी को नेशनल टूर्नामेंट आयोजित होगा हरियाणा में, फरीदाबाद एवं गुरुग्राम में, जहां विद्यार्थी लोग अपना पार्टिसिपेट करेंगे और मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी कामना करती हूं, उनको शुभकामनाएं देती हूं कि वे वहां भी गोल्ड मेडल जीतकर, पदक जीतकर विद्यालय का और शहर का नाम रोशन करें। अब रोडवेज बसों में यात्रियों, विशेषकर महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगेंगे। साथ ही जीपीएस सिस्टम के जरिए बसों की लाइव लोकेशन का भी पता लगाया जा सकेगा। पैनिक बटन लगने से बसों में किसी भी प्रकार की दुर्घटना, छेड़छाड़ या अन्य समस्या होने पर पैनिक बटन दबाते ही कंट्रोल रूम को सूचना मिल जाएगी। बटन दबाते ही बस की लोकेशन के आधार पर चंद मिनटों में पुलिस भी मदद के लिए पहुंचेगी। ऐसे में अब महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में सफर करना मानो सुरक्षा की गारंटी रहेगा। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। राजस्थान रोडवेज की ओर से इसके लिए फर्म के साथ समझौता किया गया है। फर्म की ओर से प्रदेश में कई जगह निगम की बसों में पैनिक बटन और जीपीएस सिस्टम लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हनुमानगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक राकेश राय ने बताया कि राजस्थान रोडवेज ने सभी यात्री वाहन में पैनिक बटन और बीटीएस सिस्टम लगाने के लिए एक कंपनी से समझौता किया है। यह कंपनी सभी वाहनों में बीटीएस और पैनिक बटन लगाएगी। बीटीएस से बस की लोकेशन का पता चलेगा।
यदि कोई यात्री, विशेषकर महिला यात्री को कोई परेशानी हो तो वह पैनिक बटन दबा सकते हैं। पैनिक बटन का कंट्रोल मुख्यालय और निगम मुख्यालय जयपुर में होगा। साथ ही अभय कमांड सेंटर और पीसीआर में कनेक्टेड होंगे। बीटीएस से बस की लोकेशन का पता लगाकर पुलिस प्रशासन की ओर से संबंधित यात्री की समस्या का समाधान किया जाएगा। इस सुविधा से यात्री सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। असामाजिक तत्वों में भी छेड़खानी और अन्य अप्रिय घटना करने से पहले डर रहेगा कि वह पकड़े जाएंगे। इससे अप्रिय घटनाओं में भी कमी आएगी। बीटीएस के माध्यम से यात्रियों को भी पता चलता रहेगा कि उनकी बस कहां पहुंची है। ऑनलाइन रिजर्वेशन में भी सहूलियत होगी। भरोसा होने के कारण निगम की बसों की तरफ आम यात्री का झुकाव रहने से निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि जिस फर्म के पास टेंडर है उसकी ओर से निगम की बसों में पैनिक बटन और बीटीएस सिस्टम लगाने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। जल्द ही हनुमानगढ़ निगम की बसों में भी इसकी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में निगम की 4 बसों में बटन लगे हुए थे, लेकिन कमांड सेंटर से जुड़ न पाने के कारण वे प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहे। BS6 नए मॉडल की बसों में पैनिक बटन होना आवश्यक है। राजस्थान रोडवेज ने अभी एक सभी जो यात्री वाहन हैं उनमें पैनिक बटन लगाने के लिए और बीटीएस सिस्टम लगाने के लिए एक मैसर्स टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड से एक समझौता किया है, जो कि सभी व्हीकल्स में बसों में बीटीएस लगाएंगी और पैनिक बटन लगाया जाएगा। इससे क्या होगा, जैसे बीटीएस से तो बस की लोकेशन, करंट लोकेशन हमें मिलती रहेगी, जो भी जहां भी इसका कमांड रहेगा, और लोकेशन के बाद जो पैनिक बटन होगा उससे क्या बेनिफिट होगा, यदि कोई यात्री विशेष कर जैसे महिला यात्री को कोई दिक्कत हो रही है, कोई असुरक्षित महसूस कर रही है, उसको कोई दिक्कत आ रही है या कोई उसको परेशान कर रहा है, तो वो पैनिक बटन दबाएंगे। पुरुष यात्री या कोई भी यात्री दबा सकता है, उसके सभी यात्रियों के काम का है वो, ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं के लिए, लेकिन सभी के लिए फायदेमंद है। अब ये दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो इस पैनिक बटन का जो कंट्रोल होगा एक हमारे मुख्यालय पे होगा, निगम मुख्यालय जयपुर में होगा, अभय कमांड सेंटर हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और पीसीआर से ये कनेक्टेड होंगे। तो इससे बीटीएस के माध्यम से उसकी बस की लोकेशन पता लगेगी और उस चीज को वेरीफाई करके और पुलिस प्रशासन द्वारा उसको जो भी उसकी समस्या है उससे निजात दिलाया जाएगा। तो यात्रियों में एक सेफ्टी का एक अलग से फीलिंग आएगी, और जो असामाजिक तत्व है जो गलत करना चाह रहे होंगे तो वो इसमें उनको डर एक पैदा होगा कि हम तुरंत ही पकड़े जाएंगे। तो एक जो भी कोई छेड़खानी की घटना है या अन्य प्रकार का माहौल है, जैसे आजकल कई लोग ऐसी अप्रिय घटना घटित करके बसों का जो प्रयोग कर रहे हैं इधर उधर से भागने में, अपने लोकेशन चेंज करने में, तो उसमें कमी आएगी। दूसरा क्या है कि बीटीएस की वजह से लोकेशन का पता रहेगा, ऑनलाइन सिस्टम चलता रहेगा, यात्रियों को भी पता रहेगा हमारी बस कब आ रही है, कहाँ पहुंची है, और वो ऑनलाइन रिजर्वेशन में भी यात्रियों को काफी इसमें सहूलियत मिलेगी। और जिससे निगम का राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सारी चीजें पॉजिटिव होने के बाद यात्रियों का, पब्लिक का झुकाव निगम की बसों में रहेगा। 7 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे ग्रामीण डाक सेवक गुरुवार को तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के बैनर तले नियमित कर्मचारी का दर्जा प्रदान करने व कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट लागू करने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर ग्रामीण डाक सेवकों के बेमियादी हड़ताल पर चले जाने से कामकाज ठप हो गया है। 3 दिनों से डाक नहीं बढ़ रही है। इस हड़ताल की वजह से तीसरे दिन भी डाक विभाग की ग्रामीण सेवाएं ठप रही। वहीं जिले के डाकघरों का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ। एकता जिंदाबाद, जीडीएस एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जीडीएस एकता जिंदाबाद। सरकार जागो। हमारा ग्रामीण डाक सेवक का जो हड़ताल है दिल्ली के आह्वान पे पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया है। मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, विद्यार्थी विरोधी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार को सद्बुद्धि आए, इसलिए हमने ये यज्ञ किया है। क्योंकि भारत की सरकार की जो नीति है वो मजदूर विरोधी है। कमलेश चंद्र कमेटी हमारी एक हमारे जीवन में
हमारा कुछ आर्थिक सुधार हो, इसके लिए कमलेश चंद्र कमेटी का गठन किया गया था 2016 में। उस कमलेश चंद्र कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन भारत की सरकार उसको लागू नहीं कर रही है, किंतु परंतु करके डालमोल करके उसको टाल रही है। इसलिए हमारी ये हड़ताल पूरे हिंदुस्तान में आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गई और हमारी मांग है कि कमलेश चंद्र कमेटी लागू की जाए। हमें 12, 24, 36 जैसे माननीय कमलेश चंद्र जी ने तय किया था, उस हिसाब से हमारे पे ग्रेड बढ़ाए जाए, आर्थिक सुविधा हमें दी जाए, पे ग्रेड में सुधार हो, चिकित्सा में सुधार हो, अन्य जो सुविधाएं मिलती है, पेंशन हो। हमें 2,70,000 कर्मचारी हैं भारतीय ग्रामीण डाक सेवक, जिनको पेंशन के नाम में कुछ नहीं मिलता, इसलिए हमें पेंशन की भी हमारी मांग है। परमानेंट करने की भी मांग है। हमारा कार्य जो है 8 घंटे किए जाए। जो सबसे ज्यादा भारत सरकार को रेवेन्यू इकट्ठी करके देते हैं वो हम भारतीय ग्रामीण डाक सेवक जो गांव में काम करते हैं वो करके देते हैं। रेवेन्यू इकट्ठा करने के बाद भी हमें कुछ भी आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही, इसलिए हमारी मांग है कि हमें भी नियमित किया जाए और नियमित वाले सारे लाभ जो है वो हमें दिए जाएं। बाजीगर समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह 17 दिसंबर को टिब्बी के अग्रवाल पैलेस में होगा। सुबह 11 बजे शुरू होने वाले कार्यक्रम की अध्यक्षता बाजीगर समाज के पूर्व प्रदेश महासचिव भोला सिंह बाजीगर करेंगे। समारोह में सत्र 2022-23 में सरकारी नौकरियों में चयनित नेशनल व स्टेट लेवल में खेल चुके खिलाड़ियों, सत्र 2023 में 10वीं 12वीं में 70% व अधिक अंक हासिल करने वाली समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित होने वाले समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राएं 17 दिसंबर सुबह 11 बजे तक टिब्बी के अग्रवाल पैलेस में नाम दर्ज करवा सकते हैं। बाजीगर समाज के द्वारा हनुमानगढ़ जिला स्तरीय बाजीगर प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है। ये हमारा लगभग तीसरा कार्यक्रम है। हम लोग जो बाजीगर समाज के अंदर प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करने का काम करते हैं, उनका हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं के अंदर अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, 70% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित करते हैं। और खेलों के अंदर जो बाजीगर समाज के लड़कियां या लड़के हैं जिन्होंने जिला स्तरीय, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल जो हमारे बच्चे खेल चुके हैं, उनका भी हम हौसला बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम ये लगभग कार्यक्रम एक साल में एक बार पूरे जिला स्तरीय कार्यक्रम हम करते हैं। और ये कार्यक्रम हमारा 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे टिब्बी अग्रवाल पैलेस में रखा गया है, जिसमें हमारे पूरे जिले के बाजीगर समाज के जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिकारी, समाज के बुद्धिजीव, लड़कियां लड़के सब वहां पर इकट्ठे होंगे और इससे हमारा समाज का मनोबल भी बढ़ेगा। मकसद है हर जाति के अंदर अपने समाज को मोटिवेशन करने के लिए कार्यक्रम रखे जाते हैं। तो हम लोगों ने भी ऐसा एक प्लान बनाया है कि बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, समाज में जो अच्छे हीरे हैं उनको तराशने के लिए, और साथ में ऐसे कार्यक्रमों से प्रेम भाव भी समाज के अंदर बढ़ता है और समाज को तरक्की की ओर ले जाने के ऐसे आयोजन काम आते हैं। व्यापारी को नकली सोना बेचकर 25 लाख रुपयों की ठगी करने के मामले में गिरफ्तार जालोर जिला निवासी अधेड़ को जंक्शन थाना पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट में पेश कर 21 दिसंबर तक का पीसी रिमांड मंजूर करवाया है। पुलिस रिमांड अवधि के दौरान आरोपी छगनाराम उर्फ कालू निवासी नरता, ग्राम पंचायत नरता, पीएस भीनमाल जिला जालोर से बरामदगी के प्रयास करेगी। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि आरोपी छगनाराम से रिमांड अवधि में अनुसंधान किया जा रहा है। सर 25 लाख रुपए की ठगी के जो मामले में मुलजिम गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम है छगनाराम, जिसको 21 तारीख तक पीसी रिमांड पर लिया गया। अब इस मुकदमा में मुलजिम से अनुसंधान किया जा रहा है। इसके अन्य साथियों के बारे में भी पतारसी की जा रही है और बरामदगी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हुई नहीं है गिरफ्तारी। इसके बारे में नाम आए हमारे पास, उनकी लोकेशन वगैरह पता करके पता कर रहे हैं।
डिजिटल बाल मेला की ओर से नवंबर माह के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आर्टिकल लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें हनुमानगढ़ के गांव धोलीपाल निवासी पारस माली ने बाजी मारते हुए राइटर ऑफ द मंथ का ताज अपने नाम किया। पारस को डिजिटल बाल मेला की ओर से 1100 रुपए का नगद इनाम प्रदान किया जाएगा। देश भर में आयोजित इस प्रतियोगिता में 3 राज्यों के बच्चों ने अपना आर्टिकल लिखकर डिजिटल बाल मेला को भेजा था। इसमें पहले पारस टॉप 3 में आए, उसके बाद फाइनल रिजल्ट में पारस को राइटर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। और अब खबर नौहर क्षेत्र से। अनाज मंडी में दीवार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक पक्ष दीवार हटाने की मांग कर रहा है तो वहीं दूसरे पक्ष के लोग दीवार को यथास्थिति रखने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। ये जो पूर्वी दीवार है ना, इसका अभी एडीजे कोर्ट में केस चल रहा है और इसके चूंकि इनको जो अज्ञात लोगों द्वारा बार बार तोड़ी जा रही थी, तो इसलिए उसमें किसी प्रकार की चोरी नहीं हो, कोई पशु प्रवेश नहीं करे, कोई अनावश्यक व्यक्ति का अंदर प्रवेश नहीं हो, तो उस तोड़ी हुई जगह पे हम वायर फेंसिंग और जाली लगा रहे हैं जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो और नुकसान नहीं हो। चूँकि कल व्यापार संघ ने ये कहा था कि अगर आप नहीं लगाते हो तो हम आज हड़ताल कर देंगे, मंडी बंद हो जाएगी। तो व्यापार संघ और ग्रेन मर्चेंट दोनों की डिमांड थी, इसलिए एसडीओ साहब के सामने बैठ के और डिस्कशन हुआ कल। फिर हमने वकील साहब से लीगल राय ली और लीगल राय लेके उसके आधार पर आज हमने चालू किया है और इस प्रकार उसको केवल वायर फेंसिंग करके और जाली लगा करके सुरक्षित कर रहे हैं ताकि मंडी यार्ड में कोई चोरी चकारी नहीं हो सके। न्यायाधीश नोट द्वारा दिनांक 24/5/2022 को एक फैसला सुनाया गया जिसमें कहा गया कि जो मंडी में विवादित दीवार है उसको हटाया जाए। 2 माह के अंदर अंदर कृषि उपज मंडी हटावे। अगर कृषि उपज मंडी नहीं हटाती है तो आदेश किया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 नगर पालिका इसको हटावे, जिसका खर्चा सारा कृषि उपज मंडी से वसूल करे। जिसमें अभी तक कृषि उपज मंडी ने कोई कार्रवाई नहीं की, वो इनके द्वारा कृषि उपज मंडी के द्वारा माननीय न्यायालय में एक अपील दायर की गई है जिसमें अभी तक कोई प्रकार का यथास्थिति का स्टे नहीं हुआ है। उसके बावजूद इन्होंने अपनी निजी व्यवस्था के कारण इस दीवार पे द्वारा निर्माण कार्य करना चाहते हैं जिसमें माननीय न्यायालय की रोक है। ये किसी प्रकार का निर्माण कार्य, तामीर या इसकी ऊंचाई बढ़ाने के कोई भी कार्य नहीं कर सकते। उसके बावजूद इनके द्वारा जानबूझकर, इनको ज्ञान होने के बावजूद भी मंडी सेक्रेटरी द्वारा इस दीवार पे द्वारा जाली या जो भी निर्माण कार्य है वो करवाया जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।